नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है पादप और जंतु कोशिका। पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना और कार्य इस नाम से आपके सिलेबस में टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की बुक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हो तो पात्रता आपको खुलेआम मिलने वाली है, कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि जो पेपर बनते हैं वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स के बाहर नहीं बनते हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्लासों को देखना। आज 8वां ये एपिसोड है, सेशन है, और 7 क्लासें पहले हो चुकी है, वो भी नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा और अपनी तैयारी को परखिएगा। डेली हर क्लास में 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको आसान लग सकते हैं, मध्यम स्तर के लग सकते हैं, थोड़े बहुत प्रश्न आपको कठिन भी लग सकते हैं। हालांकि पात्रता के हिसाब से बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास को कंप्लीट देखिएगा, अपनी तैयारी को परखिएगा, पूरा एंड तक जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन है, इसमें से कौन सा कथन है वो असत्य है, ये आपको बताना है। तो असत्य कथन कौन सा है? सभी जीव जंतुओं का शरीर निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी कि जंतुओं का शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज 1665 में की थी। कोशिका को सर्वप्रथम कॉर्क की पतली परत में देखा गया। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में उपस्थित कोष्ठों को कोशिका नाम दिया। अब बताओ असत्य कौन सा? तो यहां पर देखो, रॉबर्ट ब्राउन दे रखा ना, इस बंदे ने केंद्रक की खोज की थी। किसकी? केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम। और हुक ने कोरक के अंदर जो कोष्ठ देखे थे वो कैसे थे? मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देने वाले थे ये। जब कोरक की पतली परत को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया तो वहां पर देखा गया कि मधुमक्खी के छत्ते के समान वहां पर कुछ संरचनाएं दिखी, और उन संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। पहले सबसे पहले किस में खोजी गई? कोरक में खोजी गई। किसने खोजी? हुक ने खोजी। कब खोजी? 1665 में खोजी। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है? अमीबा एक कोशिकीय, पैरामीशियम एक कोशिकीय, उपयुक्त दोनों एक कोशिकीय, मनुष्य बहुकोशिकीय, गाय बहुकोशिकीय। तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। एक कोशिकीय नहीं है तो क्या होगा भाई? बहुकोशिकीय होगा। और बहुकोशिकीय के अंदर कौन सा आ गया? मनुष्य और गाय। अमीबा पैरामीशियम दोनों ही एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा के अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, जनन किसके द्वारा होता है? खंडन के कारण। खंडन ऑप्शन में नहीं होगा तो द्विखंडन आपको करना है, और खंडन और द्विखंडन दोनों ऑप्शन में हो तो द्विखंडन करना है। फिर अमीबा की बात करें तो इसमें पाचन या खाद्य ग्रहण कैसे होता है? तो पाचन होता है खाद्य धानी में। पाचन किस में होता है? खाद्य धानी में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बताना। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन जैसी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। जिन जीवों में केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका है। अब बताओ यहाँ पर असत्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, जीव चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, उनमें श्वसन भी होगा, पाचन भी होगा, वृद्धि भी होगी, जनन भी होगा। तो इसमें लिखा नहीं पाया जाता, तो ये कथन गलत है। तो आपका उत्तर तो हो गया पहला ऑप्शन।
प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, बिल्कुल सही है। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, दोनों में ही केंद्रक पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक बिल्कुल बीच में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में थोड़ा एक तरफ पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है, उन्हें यूकैरियोटिक, और जिनके नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, सबसे बड़ी कोशिका बताओ। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये आपको बताना है। कबूतर का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, जीवाणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा। तो जीवाणु कोशिका या माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये तो सबसे छोटी की बात हो गई। शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। जीवाणु कोशिका है, इसको सबसे छोटी माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। आकार बदलती हैं, आकार बदलती मतलब आकार निश्चित नहीं है। अमीबा, माइकोप्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, ए व बी दोनों। तो रक्त कणिकाएं सामान्यतः गोलाकार और चपटी होती हैं, गोलाकार और चपटी होती हैं। तो सामान्यतः कोशिकाओं का आकार ऐसा ही होता है, गोलाकार और चपटे होते हैं। लेकिन जो अमीबा और माइकोप्लाज्मा है, इनका आकार निश्चित नहीं है, इनका आकार निश्चित नहीं है। आकार निश्चित नहीं है मतलब आकार क्या है, बदलता रहता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर नंबर डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रक्त कणिकाएं गोल और चपटी होती हैं, बिल्कुल सही है। पेशीय कोशिका लंबी और त्रिकोणरूपी होती हैं, सही है। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित होती हैं, ये भी सही है। तो यहां पर बिल्कुल बात करें तो इसमें भी आपका उत्तर क्या होगा, इसमें तो उत्तर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखे हैं। रक्त कणिकाएं हैं गोल और चपटी होती हैं, पेशी कोशिका है वो लंबी और त्रिकोणरूपी होती है, तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, प्रत्येक सजीव, सत्य कथन बताना अब तो, ठीक है। तो प्रत्येक सजीव के अंदर क्या पूछा है, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, कोशिका होती है, सही बात है। समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, बिल्कुल सही है। समान कार्य करने वाले ऊतकों का समूह कंकाल कहलाता है, नहीं कहलाता है। कंकाल बाद में बनता है, पहले ऊतकों का समूह मिलकर अंग बनाते हैं, और जो अंग है वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन को यहां पर गलत माना जाएगा, क्योंकि ऊतकों का समूह कंकाल नहीं कहलाता है। डी ऑप्शन आपका उत्तर होगा, ए और बी सही है। सत्य कथन कौन है, ए और बी। अगला प्रश्न देखो, कोशिका या कोशिका या के मुख्य भाग नहीं है। कौन से कोशिका के मुख्य भाग है और कौन से नहीं है। तो यहां पर बात करें तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीन है वो कोशिका के मुख्य भाग कहलाते हैं। ये तीनों क्या कहलाते हैं, कोशिका के मुख्य भाग है, मुख्य भाग। कोशिका भित्ति है, ये पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। किसमें, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिका का आकार इसीलिए निश्चित होता है जंतु कोशिका की अपेक्षा, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, ये कठोर होती हैं थोड़ी, इसी कारण से। अगला प्रश्न देखो,
तो उत्तर नंबर लगा दिया। इसमें कौन सा नहीं होगा? कोशिका भित्ति, यानी कि डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सही नहीं है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये सरंध्र व चयनात्मक पारगम्य होती हैं, बिल्कुल सही है। चयनात्मक पारगम्य मतलब ये कुछ जो पदार्थ होते हैं उनको तो अपने से होकर जाने देती हैं और कईयों को नहीं जाने देती हैं। कोशिका झिल्ली जंतु एवं पादप कोशिका में एक जैसी नहीं होती हैं। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन कोशिका झिल्ली है वो जंतु और पादप कोशिकाओं में एक जैसी ही होती है, ये नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, इसका मतलब उत्तर सही होगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? अमीनो अम्ल और प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज की, केवल सेल्यूलोज की, वसा और प्रोटीन की। तो यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली होती हैं वो किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और केवल सेल्यूलोज की है वो कोशिका भित्ति बनी होती है। कौन बनी होती है? कोशिका भित्ति। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति बनी होती है, ये देखो प्रश्न भी आ गया। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्जी का लाइसोसोम, ये कोशिका की संरचना के अंदर ही आते हैं। तो कोशिका की संरचना आपके टॉपिक है, तो ये सब कुछ पढ़ने होंगे। अगला है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित जैली पदार्थ को क्या कहते हैं? इसके बीच में, कोशिका के झिल्ली और केंद्रक के बीच में, ये कोई कोशिका है? ये बाहर वाली जो रेड कलर की दिख रही है आपको, ये क्या हो रहा है? ये कौन सी संरचना बन गई? खतरनाक कोशिका बन गई है। ये कोशिका है, तो ये कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली के बीच में ये आपके मान लीजिए केंद्रक है इसका, ये केंद्रक है। अब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में यहाँ कोई जेली नुमा पदार्थ भरा है। यहाँ इस जो ग्रीन कलर वाला जेली नुमा पदार्थ है, इसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य या प्लाज्मा द्रव्य भी इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचना या संरचनाएं है। कौन सी संरचना है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं? तो कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, गोल्जिकाएं पाई जाती हैं। तो सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सब कुछ कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। केंद्रक के संदर्भ में सत्य नहीं है। कौन सा केंद्रक के संदर्भ में सही नहीं है? तो केंद्रक के संदर्भ की बात करें तो कौन सा सही नहीं? देखो, ये सामान्यतः गोलाकार होता है, ये तो सही है। जंतु कोशिका में लगभग मध्य में, जबकि पादप कोशिकाओं में एक तरफ होता है, तो ये भी बात भी सही है। जंतु कोशिका में लगभग सेंटर में पाया जाता है और पादप कोशिका में एक तरफ होता है, एक किनारे में होता है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होने के कारण ये पादप कोशिकाओं में केंद्रक है वो बीच में नहीं होता है। फिर है, ये एकल झिल्ली से घिरा होता है। ये एकल झिल्ली से घिरा होता है। ये कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर एकल झिल्ली से नहीं घिरा होता, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। क्या होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, केंद्रक में स्थित एक छोटी सघन संरचना क्या कहलाती है?
केंद्रक के अंदर और क्या होता है, केंद्रक की बात हो रही है। केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका, और केंद्रिका ही कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस केंद्रिका को ही कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर भी। ठीक है, केंद्रक के अंदर सघन संरचना पाई जाती है जिसको केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका को न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इस केंद्रक के अंदर ही आपके गुणसूत्र वगैरह पाए जाते हैं जिन पर जीन पाए जाते हैं। तो ये आगे हम और बात करते रहेंगे। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं। तो धागे के समान जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र उनको कहा जाता है। गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं और जीन ही आपके आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। क्या है, आनुवंशिक इकाई इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। कौन, जीन ही आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आपको ये ध्यान में रखना। तो धागे के समान जो संरचना है वो क्या है, गुणसूत्र कहलाती है। गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका को पचाने का काम कौन करता है। क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका को पचाने का काम करता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम कभी कभी स्वयं की कोशिकाओं को पचा जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। आत्मघाती मतलब स्वयं को ही पचाना। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। गोल्जी काय की खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने की थी। बिल्कुल सही है। ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं, ये बात भी सही है। अंतःपर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं तथा उन्हें कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिया जाता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी कथन बिल्कुल सत्य है। तो देखो, क्लास को फटाफट से लाइक करो और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है। लाइसोसोम, आत्मघाती थैली। अंतःपर्द्रव्य जालिका में जो बना वो गोल्जी उपकरण में भंडारित हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं एटीपी का निर्माण यहां पर होता है और इसीलिए इसी को कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह इसी को कहा जाता है। ये पावर हाउस हो गया। अंतःपर्द्रव्य जालिका ये दो प्रकार की होती है, आगे बात करेंगे। तो सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले वलितों को क्या कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसके अंदर वलन पाए जाते हैं। कैसे वलन पाए जाते हैं, देखो। इसके अंदर इस प्रकार के वलन पाए जाते हैं, ऐसे इस प्रकार के वलन पाए जाते हैं। और इन वलनों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इन वलनों को क्या कहते हैं, इन वलनों को कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर भी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ज्यादा हो रहे हैं यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति ग्रह भी कहते हैं, एटीपी का निर्माण होता है इसलिए। और ऊर्जा का किस रूप में निर्माण होता है, एटीपी के रूप में, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और ये जो वलन पाए जाते हैं इनको क्रिस्टी कहते हैं। अधात्री, क्रिस्टी की जगह अधात्री भी लिखा हुआ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम किस पर पाए जाते हैं, खुरदरी अंतःपर्द्रव्य जालिका पर या चिकनी अंतःपर्द्रव्य जालिका पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर, प्लेस्टिड पर। तो खुरदरी अंतःपर्द्रव्य जालिका पर माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम पाए जाते हैं।
ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट उत्तर होगा। तो ये अंतर्पर्दीय जालिका के दो प्रकार हो गए, एक हो गया खुरदरी, एक हो गया चिकनी अंतर्पर्दीय जालिका। खुरदरी अंतर्वर्ती जले पर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और वो प्रोटीन जाकर के कहाँ भंडारित हो जाती हैं, गोल्जी उपकरण में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है? तो गोल्जी काय के द्वारा नहीं किया जाता, लाइसोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो कौन? खुरदरी अंतर्पर्दीय जालिका के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स है वही आपके प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। अब इसको 11th 12th के लेवल पर आप पढ़ोगे तो 70 प्रकार के 80 प्रकार के राइबोसोम्स भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? रिक्तिका, प्लेस्टिड, केंद्रक, अंतर्पर्दीय जालिका। तो रिक्तिका दोनों में पाई जाती है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, अंतर्पर्दीय जालिका दोनों में पाई जाती है। प्लेस्टिड है ये केवल और केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसमें हरित लवक पाया जाता है, इसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्लेस्टिड पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकांश प्लेस्टिड में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बात भी सही है। इस वर्ण के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, ये बात भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी कथन बिल्कुल सत्य है। ये प्लेस्टिड वाला 11th क्लास में अच्छे से और विस्तार से आया हुआ है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। आगे बढ़े। असत्य कथन पहचानना। अब असत्य कथन, पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, ये तो सत्य है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी बात सही है। जंतु कोशिकाओं में प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है, ये बात भी सही है। पादप कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, ये बात गलत है। केंद्रक एक तरफ होता है, एक तरफ साइड में होता है, एक तरफ स्थित होता है। मध्य में किस में होता है? तो मध्य में होता है जंतु कोशिका में। ठीक, तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, कोशिका का आकार बताओ। 1 मीटर के 10वें लाख भाग के बराबर, यानी कि माइक्रोमीटर। 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सबसे छोटी कोशिका का माप है, सबसे छोटी कोशिका की माप है ये, और ये सबसे बड़ी कोशिका की माप है शुतुरमुर्ग के अंडे की। 170 × 130 mm। उपयुक्त सभी संभव है, यानी कि कोशिका के ये सभी माप संभव है। ये माइक्रोमीटर से लेकर कई मीटर तक भी हो सकती। अगला देखो, के कारण ही पादप कोशिका का आकार निश्चित होता है। पादप कोशिका का आकार निश्चित क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये कठोर होती है, इसके कारण ही आपके पादप कोशिका का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अगला देखो, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? कोशिका में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में। तो देखो, कोशिका के अंदर ही कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं, लेकिन बिल्कुल सटीक ऑप्शन कौन सा है? केंद्रक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। अगला है, आनुवंशिक लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में कौन लेकर जाते हैं? तो ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, गुणसूत्र लेकर जाते हैं, लेकिन जीन ऑप्शन में होते हुए अपन गुणसूत्र नहीं करके कौन करेंगे? जीन को करेंगे, क्योंकि गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। छोटी इकाई, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसी को हम प्रायोरिटी देते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो पाई जाती है तो उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और ऐसे जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। और जिनके केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं,
और ऐसे जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। आप ही की क्लास है, आप ही के लिए है और आप ही के द्वारा समझो। तो आप देखोगे तभी ये क्लास चलेगी, नहीं तो नहीं चलने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल ही अपना सुझाव देना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।